नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक टेलीविजन चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की खबर तो आप सबके पास पहुंच चुकी होगी। कुछ वीडियो भी आपने देखे होंगे, कुछ वीडियो मैंने भी देखे थे 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले। और जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि अभी मैं किशनगंज में हूं, बिहार में चुनाव कवरेज के लिए आया हुआ हूं। तब मैं पूर्णिया से किशनगंज के रास्ते में था। 1-2 वीडियो किसी ने भेजा और कुछ पत्रकारों ने मुझे फोन करके बताया कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने धक्का मुक्की की। और 1-2 मिनट के वीडियो को देखकर मुझे भी लगा कि पुलिस का यह तरीका सही नहीं था। लेकिन अभी कुछ देर पहले मुंबई के कुछ साथियों ने मेरे पास कुछ और वीडियो भेजे और मुंबई के 10 वरिष्ठ पत्रकारों से बीते 2 घंटे में मैंने बात की। और जो वीडियो भेजा वो करीब 13 मिनट 50 सेकंड का वीडियो है। उस वीडियो को देखकर साफ साफ लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी, पहले तो पुलिस जब उनके दरवाजे पर पहुंची, अर्नब गोस्वामी दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस को अपने घर में आने नहीं दे रहे हैं। पुलिस जब अंदर दाखिल होती है तो 10 मिनट तक पुलिस से जिरह कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बात कर रहे हैं, दूर रहने की बात कर रहे हैं, मुझे असॉल्ट मत करो, दूर रहो। और पुलिस वाले उन्हें समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास लीगल ऑप्शन है, आप अपने लीगल कानूनी अधिकारों का प्रयोग करें, अपने वकील को बुला लें, लेकिन अभी हमारे साथ चलें। और जब अर्नब गोस्वामी नहीं मानते, तमाशा उनकी फितरत है। रिकॉर्डिंग अर्नब गोस्वामी की पत्नी भी शायद कर रही थी, पुलिस वाले भी कर रहे थे। अभी तक जो वीडियो आया था वो एक पक्ष था, लेकिन जब पूरा वीडियो देखेंगे तो लगेगा कि पुलिस ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की। जब कोई विकल्प नहीं था तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया या उन्हें घर से निकाला। अब इसके कई पहलू हैं और कई सवाल हो सकते हैं, कई राय हो सकती है। बहुत सारे लोग, बीजेपी के तो दर्जनों नेता, कई मुख्यमंत्री, मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर पूर्व अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह, स्मृति ईरानी, कितने नाम गिनाऊं, कैलाश विजयवर्गीय, असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, यहां तक कि झारखंड के मुख्यमंत्री, सारे लोगों के, सारे नेताओं के बयान ट्विटर पर या अलग अलग शक्ल में सामने आ चुके हैं। सबको लग रहा है कि अर्नब की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। अर्नब की गिरफ्तारी इमरजेंसी की याद दिलाता है। अर्नब की गिरफ्तारी दशकों बाद सत्ता के दुरुपयोग का एक नमूना पेश करता है। अर्नब की गिरफ्तारी प्रेस की आजादी पर हमला है और किसी भी सूरत में ऐसे हमले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बीजेपी के 50 सैकड़ों नेता और छोटे बड़े मिला दे तो 200-400 नेताओं के बयान ट्विटर पर आ चुके हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी हो रहा है। हो सकता है इनका वश चले तो कल भारत बंद भी कर दे। लेकिन सवाल उठता है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी या अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद ही भारत में प्रेस की आजादी पर खतरा पहुंचा है? क्या अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से ही भारत में सत्ता के दुरुपयोग का कोई सबूत मिला है? ये तमाम बीजेपी के नेता और उसके बाद सैकड़ों राष्ट्रवादी पत्रकार, सत्ता के समर्थक पत्रकार, जितने मुखर होकर बीते 8 घंटों से लगातार इसको प्रेस की आजादी पर हमला से लेकर इमरजेंसी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इन लोगों ने कभी बीते 6 महीने, 8 महीने या साल में या 2 साल में दर्जनों पत्रकारों की गिरफ्तारियों पर, उन्हें जेल भेजे जाने पर, उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज होने पर कभी 2 शब्द भी खर्च किए? कभी ट्विटर पर कुछ लिखा है? कभी एतराज जताया है कि यह गलत है? आपको पता है कि विनोद दुआ के साथ क्या हुआ? विनोद दुआ के एक वीडियो पर जो उन्होंने अपने वीडियो बुलेटिन में सरकार की आलोचना की, कोविड के दौरान प्रधानमंत्री की कार्यशैली की आलोचना की, उनके खिलाफ हिमाचल में राजद्रोह, सेडिशन का मामला दर्ज किया गया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 6 बार उनकी सुनवाई हो चुकी है। अभी ताजा स्थिति मुझे पता नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो राजद्रोह का मामला है कम से कम वो खत्म किया जाए। राजद्रोह का मामला बनता नहीं। कोई पत्रकार अगर सरकार की आलोचना करता है, इसमें राजद्रोह कहां है? वो भी विनोद दुआ जैसा पत्रकार
जो 4 दशकों से पत्रकारिता में उन्होंने एक अपनी हैसियत बनाई है। और आप उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वो उस तरह की पत्रकारिता नहीं कर रहे, उछल कूद एजेंडा वाली और मुहिम चलाकर विपक्ष को डेसिमेट करने वाली, बुलडोज करने वाली, किसी को जेल भिजवाने के लिए, किसी पर 302 का मामला दर्ज कराने के लिए, और जो कुछ भी अर्नब गोस्वामी ने बीते 3-4 सालों में किया। लेकिन विनोद दुआ के साथ कोई नहीं था। प्रशांत कनौजिया, एक स्वतंत्र पत्रकार, सरकार की आलोचना की, यूपी सरकार की, 2 बार गिरफ्तारी हुई। दूसरी बार तो शायद महीने या 2 महीने जेल में रहकर छूटे। धवल पटेल, एक गुजरात के डिजिटल मीडिया में काम करने वाले एक सीनियर जर्नलिस्ट, कोविड काल में उनके खिलाफ भी राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया, गिरफ्तारी हुई उनकी। धवल पटेल पर आरोप यह था कि उन्होंने सरकार के बारे में कुछ सूचना, कोई खबर लिखी कि विजय रूपानी को हटाया जा सकता है क्योंकि उनके परफॉर्मेंस से केंद्र खुश नहीं है। अब बताइए, ये तो सामान्य खबर है, लेकिन इस मामले में भी उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ। ऐसे दर्जन भर पत्रकारों के नाम हैं जिनके खिलाफ बीते 2 सालों में सत्ता का दुरुपयोग किया गया। यहां तक कि यूपी में मिड डे मील में नमक और रोटी खिलाने वाली योजना का खुलासा या तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ यूपी के एक जिले के संवाददाता ने किया। उस संवाददाता के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। कितनी मिसालें गिनाई जाए, लेकिन ये सारी मिसालें बीजेपी शासित सरकारों की है। और वहां बीजेपी की तरफ से कोई नेता मंत्री तो छोड़िए, सैकड़ों वो राष्ट्रवादी पत्रकार, सरकार समर्थक पत्रकार चुप्पी साधे रहे, कभी एक शब्द नहीं बोले। आज वो चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को मान लिया जाए कि इमरजेंसी के दौरान जो इंदिरा गांधी की तरफ से इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उस तरह की यह कार्रवाई है और पूरा देश और पूरा पत्रकार एकजुट हो जाए। लगातार वो लिख रहे हैं कि पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए, इससे बड़ा हमला तो हुआ नहीं 40 साल में। सवाल यह उठता है कि क्या जो एक परिवार के वो सदस्य जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज भी कहा कि उनके परिवार के 2 सदस्यों ने खुदकुशी की, उस खुदकुशी के लिए अर्नब गोस्वामी जिम्मेदार है, क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? वो परिवार के सदस्य कौन हैं? आपने शायद वीडियो देखा होगा क्योंकि उनकी खबरें सोशल मीडिया में वायरल हैं। जो महाराष्ट्र के एक डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां, मामला भले मई 2018 का है, लेकिन कहा गया कि उस समय देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी। उन्होंने सुसाइड नोट में बाकायदा अन्वय नाइक ने अर्नब गोस्वामी और 2 और लोगों का नाम लिखा कि रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो डिजाइनिंग में उन्होंने करोड़ों खर्च किए, 5 करोड़ से ज्यादा। उनकी कंपनी दिवालिया हो गई, जो भी उन्हें पैसा मिलना था नहीं मिला, उनके माथे पर कर्ज चढ़ा और वो परेशान होकर खुदकुशी कर रहे हैं। और उनकी जिम्मेदारी अर्नब गोस्वामी की एक सुसाइड नोट वायरल है। तो क्या उस परिवार को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? और उस समय क्या हुआ? देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर आरोप है कि पूरे मामले को दबा दिया गया। पुलिस ने सबूत नहीं मिलने की बात कहकर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। अब 2.5 साल बाद उस मामले की फाइल तेजी से खुली है और उसके बाद उस परिवार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, अन्वय नाइक की पत्नी और बेटी ने, अन्वय नाइक की पत्नी अक्षता नाइक, उनकी बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए और पूरे मामले को दबा दिया गया था और जो भी किया है मुंबई पुलिस ने सही किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी आज्ञा नाइक, उनकी बेटी का नाम है आज्ञा नाइक, और अक्षता नाइक ने कहा कि मेरे पति ने सुसाइड नोट छोड़ा था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस सुसाइड नोट में फिरोज अर्नब गोस्वामी के नाम स्पष्ट थे। उन्होंने कहा अर्नब पर 83 लाख रुपए बकाया हैं और फिरोज पर 4 करोड़ रुपए, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और उसके बाद सुसाइड नोट की कहानी आप सब लोग जानते होंगे। और अब सवाल ये उठता है, अर्नब का स्टेटमेंट, इस मामले में कहा गया कि अर्नब का स्टेटमेंट ज्वाइंट सीपी के ऑफिस में दर्ज कराने को लेकर भी अक्षता नाइक ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा अर्नब को अलीबाग ले जाकर स्टेटमेंट दर्ज कराना था, लेकिन उन्हें सहूलियत दी गई और एक तरह से पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को बचाने की कोशिश की। तो राष्ट्रवादी दोस्तों और बीजेपी के नेताओं, ट्रोल आर्मी के लोग, क्या सुशांत सिंह के राजपूत के मामले में कोई सुसाइड नोट नहीं था, कोई चिट्ठी नहीं थी?
सुशांत ने कहीं रिया चक्रवर्ती को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया था। तब तो 3 महीने तक मुहिम चली। रिया चक्रवर्ती को कातिल घोषित कर दिया चैनलों ने, जिसमें रिपब्लिक मुख्य सूत्रधार था। यहां तो सीधे सीधे सुसाइड नोट है, उस नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम है। यह अलग बात है कि मामला दब गया, इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई, पुलिस प्रशासन, सरकार, अर्नब गोस्वामी सबकी मिलीभगत थी, जो भी था, परिवार का आरोप है। अब अगर यह फाइल खुलती है, अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि परिवार के कहने पर यह मामला फिर से खुला, जांच के आदेश दिए गए। उनका यह भी कहना है, मैं कहीं देख रहा था कि अदालत के निर्देश पर फाइल खुली है। अब सवाल उठता है, जांच जब हो रही है और अगर आत्महत्या के लिए उकसाने, आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला है और यह मामला इतना संगीन है, आईपीसी की धारा 306, कि इसमें अपराध साबित होने पर 10 साल की सजा हो सकती है, तो इस संगीन मामले में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई। मैं तो मानता हूं कि अर्नब गोस्वामी को सीधा पुलिस के सामने अपने को पुलिस के हवाले करना चाहिए था। अदालत की प्रक्रिया है, उनके पास बड़े बड़े वकील, हरीश साल्वे से लेकर मुकुल रोहतगी लोग जैसे देश के शीर्ष एडवोकेट, सरकारी वकील खड़े हो जाते। उनको अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए था, यही उस वीडियो में पुलिस वाले कह रहे हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी अड़े रहे। आखिर में पुलिस उन्हें जबरन घसीट कर ले गई। तस्वीरें एक बार आप देख सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पुलिस ने इस वक्त क्यों की? टाइमिंग पर सवाल है। महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, उद्धव ठाकरे की सरकार से अर्नब गोस्वामी के 36 के रिश्तों की बात है, और उस नजरिए से देखें तो यह साफ लगेगा कि बदले की कार्रवाई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि खुदकुशी तो हुई, 2 लोगों ने अपनी जान तो दी, खुदकुशी करने वालों ने अर्नब गोस्वामी का नाम तो लिखा। अगर नाम लिखा तो मामला दर्ज, अगर यह खुदकुशी अगर आज से 2.5 साल पहले हुई, करीब मई 2018 में, तो यह मामला बंद क्यों हो गया? और अगर बंद हो गया और परिवार वालों को तसल्ली नहीं हुई, परिवार वालों को लगा कि मामले को दबा दिया गया और फाइल दोबारा खुलती है, तो पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करे? अगर अर्नब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत के केस में, जहां केंद्र की 3 एजेंसियां यह साबित करने में नाकाम हुई कि सुशांत की हत्या नहीं हुई, वहां तो अर्नब गोस्वामी हमें चाहिए 302, हमें चाहिए 302 के नारे लगा रहे थे। अर्नब गोस्वामी लगातार कैंपेन चलाकर यह साबित करने की कोशिश करते रहे कि सुशांत का कत्ल हुआ। दिन रात इस हद तक की रिया चक्रवर्ती को अर्नब गोस्वामी का चैनल देखने वाले लोगों ने कातिल मान लिया। मामला वहां से शुरू होकर ड्रग तक पहुंचा तो पूरे बॉलीवुड के खिलाफ उन्होंने कैंपेन शुरू किया, सबको चरसी और गंजेड़ी साबित किया। रिया चक्रवर्ती जेल गई, जेल से छूटी, उसके बाद उन्हें तसल्ली नहीं हुई जब लगा कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई ऐसा आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई सबूत नहीं है, तब भी मुहिम चलाते रहे, जस्टिस फॉर सुशांत। तो सवाल उठता है, अगर यहां तो खुदकुशी हुई, खुदकुशी में सुसाइड नोट में नाम लिखा हुआ है, तो जस्टिस तो उसे भी चाहिए। जस्टिस क्यों नहीं अन्वय नाइक को चाहिए? क्यों नहीं अन्वय नाइक की मां को चाहिए? क्यों नहीं अन्वय नाइक की मां और अन्वय नाइक की मौत के बाद उनके परिवार को इंसाफ चाहिए, उनकी बेटी को इंसाफ चाहिए, उनकी पत्नी को इंसाफ चाहिए? वो तो सामने आकर मीडिया के सामने कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए और अर्नब ने नाइंसाफी की है। अर्नब की वजह से उनके पति की जान गई, उनके पति ने खुदकुशी की, तो क्यों ना हो मामले की जांच? और अगर सीधे सीधे सुसाइड नोट है, सीधे सीधे मामला बनता है, तो फिर ये पत्रकारिता का कहां मामला है? ये पत्रकारिता पर कहां हमला है?
ये अर्नब की पत्रकारिता से इसका क्या रिश्ता है? पहले तो अर्नब जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उस पत्रकारिता को हम आप लगातार बीते 2-3 सालों से तो देख रहे हैं। अब उस पर बात करूंगा तो 6 घंटे बात हो सकती है। स्टूडियो को क्या बना दिया है, रिपोर्टर्स को क्या बना दिया है, खुद क्या बन गए, ये हम सब कई वीडियो में, वायरल होते हुए वीडियो में हम आप देखते हैं, इसलिए उसका जिक्र करके दोहराव होगा। पिछले वीडियो में भी मैंने उसकी बात की है। लेकिन अर्नब की गिरफ्तारी, अर्नब पर जो मामला है, अर्नब पर जो आरोप है, वो उनकी पत्रकारिता, रिपब्लिक चैनल पर जो मुहिम चला रहे हैं किसी के खिलाफ, किसी को मटियामेट करने के लिए, किसी को जेल भिजवाने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी के साथ बदसलूकी करने के लिए, उससे भी कोई रिश्ता नहीं है। जितने कारनामे अर्नब गोस्वामी ने बतौर पत्रकार किए हैं, बतौर रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ किए हैं, उससे कोई रिश्ता नहीं है। यह गिरफ्तारी हुई है 2 शख्स की खुदकुशी, और खुदकुशी के लिए जो आखिरी चिट्ठी है उसमें अर्नब गोस्वामी का नाम होने की वजह से, और वो परिवार, जिस परिवार के 2 सदस्यों की मौत हुई, अन्वय नाइक की बेटी जो डिजाइनर थे और उनकी पत्नी, उन्होंने आरोप लगाया, उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई। सवाल टाइमिंग पर हो सकता है, पुलिस की कार्रवाई पर हो सकता है, करते रहिए, लेकिन मुद्दा तो यह है ना दोस्त कि अर्नब गोस्वामी पर आरोप है। तो इसलिए इसको पत्रकारिता से मत जोड़िए, इसको इमरजेंसी से मत जोड़िए। और मैं बार बार कहूंगा ऐसे लोगों से कि जो आप रामनाथ गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस की तुलना कर देते हैं अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता से, तो आपको 100 बार सोचना चाहिए। और लानत है ये कहने वालों पर कि इसका जिक्र करते हुए आप इमरजेंसी की बात करें। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी क्या पत्रकारिता कर रहे थे, ऐसी पत्रकारिता कर रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, सीधा सवाल पूछ रहे थे। अरे भाई, अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहे थे। मैंने देखा बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सवाल पूछने वाले अर्नब गोस्वामी को जेल भेज दिया गया। सवाल किससे पूछा अर्नब गोस्वामी ने भाई? 5 साल में मोदी जी से कोई सवाल पूछा अर्नब गोस्वामी ने? 5 साल में योगी जी से कोई सवाल पूछा अर्नब गोस्वामी ने? 5 साल में अमित शाह से कोई सवाल पूछा अर्नब गोस्वामी ने? 5 साल में देश की केंद्रीय सत्ता में काबिज बीजेपी से कोई सवाल पूछा अर्नब गोस्वामी ने? अर्नब गोस्वामी किससे सवाल पूछते हैं? तेजस्वी यादव से, लालू यादव से, अखिलेश यादव, मायावती से भी अब नहीं पूछेंगे क्योंकि मायावती बीजेपी के साथ है, उद्धव ठाकरे से, राहुल गांधी से, इन्हीं से। और इन्हीं को मटियामेट करने की उनकी पत्रकारिता है, इन्हीं को बदनाम करने की उनकी पत्रकारिता है। और बाकी सबसे बड़ी बात आखिर में, आज अर्नब गोस्वामी के समर्थक, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो दक्षिणपंथी विचारधारा के राष्ट्रवादी पत्रकारों एकजुट होकर जो नारे लगा रहे हैं, क्या अर्नब गोस्वामी बाकी को, अपने को छोड़कर बाकी को पत्रकार भी मानते हैं? अर्नब गोस्वामी तो आज तक चैनल के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, बाकी चैनल के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, बाकी पत्रकारों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, बाकी पत्रकारों को पता नहीं क्या क्या उपाधियों से नवाजते हैं। उन अर्नब गोस्वामी के लिए क्यों आप उम्मीद करते हैं कि सब एकजुट हो जाएं और एकदम छाती पीटते हुए सड़क पर उतर जाएं कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हो गई, भूकंप आ गया, तबाही हो गई, और पता नहीं पत्रकारिता पर इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा संकट है कि अगर देश एकजुट नहीं हुआ, पत्रकार एकजुट नहीं हुए तो पता नहीं क्या होगा। वो अर्नब गोस्वामी जो अहंकार और गुरूर के उस शिखर पर है, जिसके लिए ना कोई व्यक्ति मायने रखता है, व्यक्ति मतलब विरोधी, सत्ता से बाहर का, सत्ता तो बहुत मायने रखता है, अपने अलावा किसी को पत्रकार नहीं समझता है, सब किसी की मान मर्यादा उसके लिए किसी भी तरह से कोई मायने नहीं रखता। किसी की मतलब, ये जब भी कह रहा हूं इसको आप मानिए सत्ता से बाहर, सरकार के लिए तो वो एकदम फिट है, सरकार पर कोई सवाल नहीं, सरकार के साख पर कोई सवाल नहीं, सरकार के कार्यकलाप पे कोई सवाल नहीं, सरकार के कारगुजारियों पर कोई सवाल नहीं, सरकार के कारनामों पर कोई सवाल नहीं, सरकार की नीतियों पर कोई सवाल नहीं, सरकार के फैसलों पर कोई सवाल नहीं, सारे सवाल विपक्ष से। और उसके बाद अपने एजेंडे को चलाए रखने के लिए सारी पत्रकारिता उनकी इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं जो एजेंडा, जो कई बार सरकार चाहती है, कई बार वो चाहते हैं, कई बार किसी को खुश करने के लिए चाहते हैं, उस एजेंडे को चलाए रखने की पत्रकारिता करते हुए टीआरपी का फर्जीवाड़ा भी करते हैं। वो फर्जीवाड़ा जब सामने आता है तब कहते हैं सनातन समाज पर सबसे बड़ा हमला है। अरे भाई, मैंने पहले वीडियो में भी कहा, क्या आप पत्रकार हैं, खुद को कहते हैं, एडिटर इन चीफ हैं, खुद को कहते हैं, और हैं भी, एक चैनल के आप मुखिया और मालिक हैं। अगर फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है
तो उस फर्जीवाड़े के खिलाफ अगर मामला दर्ज होता है तो सनातन समाज पर हमला कहां से आ गया? क्या आप किसी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं? क्या आप किसी धाम के मुख्य पुजारी हैं? क्या हैं आप? शंकराचार्य हैं किसी पीठ के? तब तो आप सनातन समाज पर हमला बोलते हैं। जब कहीं भी आप फंसते हैं तो उसके हिंदुत्व से जोड़ते हैं। राष्ट्रवादी खुद को घोषित करके राष्ट्रवादियों पर हमला बोलते हैं। तो दोस्त, ये खुदकुशी करने वाले ने जो नाम लिखा है ना, उसमें न समाज, उसमें न राष्ट्रवाद है, न उसका सनातन धर्म पर हमले से कोई रिश्ता है, न उसने सनातन धर्म पर हमला किया है, न राष्ट्रवाद पर हमला किया है, न टुकड़े टुकड़े गैंग है उसमें, न उसमें राहुल गांधी है, न उसमें आपके एजेंडे में जिसको भी आप मटियामेट करना चाहते हैं या जिसके खिलाफ मुहिम चलाते हैं, वो सब उसमें नहीं। उसमें अन्वय नाइक नाम का एक डिजाइनर है जिसने अर्नब गोस्वामी का स्टूडियो बनाया। उनका कहना और मानना था उन्हीं के हवाले से कि उनके लाखों करोड़ों रुपए बकाया थे अर्नब गोस्वामी और बाकी 2 लोगों पर, वो नहीं दिए गए और उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने खुदकुशी की। तो इसमें न तो पत्रकारिता है न कोई और चीज़ है, इसलिए इसको तलाशा ना जाए। और फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हुए दोस्तों सिर्फ इतना कहूँगा कि अर्नब गोस्वामी 2014 के पहले वाकई अच्छे पत्रकार थे। मैं उनका प्रशंसक था क्योंकि तब सत्ता से सवाल पूछते थे, क्योंकि तब कांग्रेस राज में घोटालों पर सवाल उठाते थे, क्योंकि तब CWG से लेकर 2G से लेकर कोल स्कैम से लेकर तमाम तरह के घपलों घोटालों के खिलाफ अर्नब गोस्वामी की मुखर आवाज़ होती थी। 2014 के बाद अर्नब गोस्वामी क्या हो गए आप सब देखते हैं। स्टूडियो को उन्होंने तमाशागृह में बदल दिया, खुद वो अपना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह हो गए। सारे रिपोर्टर उनके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या वकील हैं, जैसा वो जिसकी जैसी भूमिका तय करते हैं, और उनके एजेंडे के हिसाब से पूरा चैनल चलता है। और जब वो कहीं शिकंजे में फंसते हैं तो उसके बाद सनातन समाज पर हमला, राष्ट्रवादी पर हमला, ये सब जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये अर्नब गोस्वामी नाम के शख्स बीते 3 साल 2 साल से पत्रकार नहीं है और पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो क्या है आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। किशनगंज में हूँ, चुनावी सफ़र मेरा जारी है, अलग अलग इलाकों में घूमते हुए कई तरह के मैंने वीडियो बनाए हैं। अब वक्त कम है, 2 दिन बाद तीसरे दौर का आखिरी दौर का चुनाव है, उसके बाद फिर शायद दिल्ली में मुलाकात हो, लेकिन फ़िलहाल 3-4 दिन बिहार में हूँ। बिहार से आपको कुछ और खबरें, कुछ और जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँगा। और आपने अगर मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार।